एफिनिटी, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसमें लिखेंगे किसी उदासीन अणु पर, उदासीन अणु समझ रहे हैं जिस पर कोई चार्ज ना हो। आवाज अभी ठीक है? हाँ, न्यूट्रल हो, तो जब उस पर कोई इलेक्ट्रॉन डाले या वो इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर प्रवेश करे तो वो बंधुता का निर्माण करता है। लिखेंगे जब किसी उदासीन अणु में, उदासीन अणु में या परमाणु में, उदासीन अणु में या परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाला जाए, इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो एक ऊर्जा निकलती है। इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो एक ऊर्जा निकलती है, उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इसे ही, इसी को मतलब इसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। जो ऊर्जा ये प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है। हाँ, कोई सिलेबस बीपीएससी ने नहीं दिया है। कोई टॉपिक उसने सिलेबस दिया ही नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए, कोई सिलेबस नहीं है। वो कह दिया है कि आप उस विषय के संबंधित किताब को पढ़िए, क्लास 9th के और 10th के। वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो जो चैप्टर में टॉपिक है वो सब पढ़ जाना है, वही उसका उद्देश्य है और कुछ नहीं। 11-12 तो हम लोग पढ़ाते ही नहीं है, बात ही खत्म कर देते हैं। कोई भी पीजीटी की तैयारी करने या 2 महीने में नहीं हो सकता, 6 महीना टाइम चाहिए। तो यहाँ नीचे कोई पूछने आता है तभी मना कर देते हैं, पीजीटी नहीं हो सकता। साइंस में पीजीटी को पढ़ना मतलब दिमाग की दही हो जाना। कोई भी एक विषय 2 साल का पूरा सिलेबस कवर करना 2 महीने की बात नहीं, 3 महीने। 11-12 और ग्रेजुएशन, 9-10 का तो क्वेश्चन 2-4 ही देखने को मिलता है। 11-12 प्लस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ये मिला के होता है एग्जाम पीजीटी का। इसीलिए लोग पास नहीं करता है ना पीजीटी में। उतना टाइम कोई देना नहीं चाहता। उतना टाइम कोई देगा, उतना पढ़ेगा 6 महीना तब, तो यहाँ तो 1-2 महीने में चाहिए। मतलब कोई घोल पिला दे और नौकरी हो जाए, ऐसी व्यवस्था है। 60% मतलब 60 नंबर ला दे 120 में, तो पीजीटी का मतलब श्योरिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पीजीटी में लोग ही बहुत कम है, ऊपर जाने के बाद सीट खाली है, आदमी नहीं। 9-10 में कट ऑफ डिपेंड करता है, 80 भी जा सकता है, 85, 90, 95, कुछ भी। 80-90 तक तो मान के चलिए। साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का कट ऑफ हाई है अभी। इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी इसको कहा जाता है हिंदी में। हिंदी अंग्रेजी दोनों में एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी, ऊर्जा का एक नाम, एक स्रोत है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता
सामान्यतः बढ़ती है। सीपीटीसी। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो उसकी इंथैल्पी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? इंथैल्पी निगेटिव ही होगी, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता को रिप्रेजेंट करती है। वो लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव हो गया उसी वक्त वो। इसी में लिख लेंगे तथा तथा इंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ जाता है। 1677। इंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ जाता है। ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। जिससे इंथैल्पी का ऋणात्मक मान भी कम हो जाता है। जिससे इंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होता है। अब ध्यान से समझिए कि इस एग्जाम को, इस चीज को कैसे पूछा जा सकता है। ऋणात्मक कम होगा, इसका क्या अर्थ होता है? ऋणात्मकता कम होगी तो क्या होगा? ये अपने दिमाग में सोचना है कि ऋणात्मकता जब कम होगी तो यानी पॉजिटिवनेस की ओर आ रहा है, जीरो के तरफ आ रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। और ऋणात्मकता बढ़ रही है मतलब जीरो से उतना ही दूर जा रहा है वो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर से नीचे आने पर उसकी एनर्जी घटती जा रही है तो वो निगेटिव पॉजिटिव की ओर चेंज होता चला जाएगा। तो ऋणात्मक का कम होगा अर्थात पॉजिटिव होगा, लिख लीजिएगा वहां पे। वही जानते हैं। आगे लिखेंगे इसमें इसी में अगला टॉपिक लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है पीरियोडिक टेबल में? नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड कब बनता है? जब किसी तत्व का रिएक्शन किससे होना चाहिए? ऑक्सीजन से, तभी ऑक्साइड का निर्माण होता है। लिख लेंगे किसी भी तत्व की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से हो, किसी भी तत्व की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से हो तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे ऑक्साइड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्साइड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे बेसिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे एक आध। ये बेसिक ऑक्साइड में आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, बैरियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये सब बेसिक ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जैसे B2O3 लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं।
सिलिकॉन ऑक्साइड भी इसमें लिख सकते हैं, SiO2। हाँ हाँ, CO2 भी है। नहीं समझ पाए CO2 कैसे है, अम्लीय कैसे है, नहीं समझ आ रहा है। अम्लीय है ये समझ में नहीं आ रहा है। कोका कोला पीते हैं, क्या होता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। तो कोका कोला स्वाद में थोड़ा थोड़ा खट्टा बीच बीच में आता है, उसी की वजह से आता है। वो गैस जो बाहर की तरफ फेंकता है खोलते ही, सब इसी की वजह से। हाँ, जब पंप करते हैं ना, ढक्कन बनते वक्त वो गैस रिलीज होता है और उसके बाद वो बंद होता है। आप लोग कभी बनते हुए नहीं देखे होंगे इसलिए आइडिया नहीं है। पहले एक बार पंच करते हैं तो नीचे लिक्विड के साथ पहले से उसका मटेरियल तैयार रहता है, ऊपर से वाटर या जो कुछ भी उसका कहे कि क्या कौन सा वाटर बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, जो उसमें प्रयोग किया जाता है डिस्टिल टाइप का वाटर, एक पीने वाला नहीं होता है, क्या बोलते हैं, और कोई नाम, पीने में जो प्रयोग करते हैं सोडा वाटर टाइप का, ऐसा ही टाइप का कुछ वाटर होता है जो उसको पंप करते हैं। पंप करने के बाद जब वो बॉटल का एकदम आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है तो ऊपर से पैर से मारने के बाद ऐसे ये जाके ढक्कन में सेट हो जाता है। उसी वक्त CO2 गैस रिलीज होती है और ये पंप करते हैं, बॉटल उठ के जाके ढक्कन में फिट और उसको निकाल के रख दिया जाता है। तो कभी बनते हुए प्रोसेस में देखेंगे उसमें CO2 का ही इस्तेमाल है, जो बड़ी सी टंकी रखी रहती है साइड में, इसलिए अम्लीय है ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट लिखेंगे एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इसको उभयधर्मी कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको हिंदी में उभयधर्मी कहते हैं, जिसमें दोनों के गुण मौजूद हो, उभयधर्मी ऑक्साइड। सी क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमेट ऐसा करके नाम आ जाएगा। क्रोमियम के साथ ही जनरली इसका रिएक्शन होता है। CrO2 भी लिख सकते हैं, CrO3 भी लिख सकते हैं। चौथा लिखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड इसको कहा जाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसमें लिखेंगे कुछ ये सब एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल होते हैं जनरली। इसमें किसी भी ना एसिड वाला गुण होता है ना बेस वाला गुण होता है, दोनों में से कुछ पाए नहीं जाते। जैसे पानी का कोई कलर पूछे तो क्या कहते हैं, पानी का कोई कलर नहीं होता। वैसे ही न्यूट्रल ऑक्साइड में पूछा जाए कि इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल, मतलब कि ना ये एसिड की तरह है ना बेस की तरह, दोनों में से किसी के प्रकार जैसा नहीं है। रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, ऑक्साइड न्यूट्रल है मतलब इसका स्वाद नहीं आएगा कोई, कि बेसिक है कि नेचर है, ये समझ नहीं आएगा। रिएक्शन तो करेगा ही, रिएक्शन नहीं किया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कैसे आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है ना, रिएक्शन होके ही आता है। जहरीली गैस है, कई बार इसका उत्सर्जन या उत्पादन भी किया जा सकता है। तो जब न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस गैस और नाइट्रो ऑक्साइड के नाम से इसे जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हवा में घोल दिया जाए पता ही नहीं चलेगा घुला हुआ है, कुछ महकता ही नहीं है, और जो कोई भी सूंघेगा हंसना शुरू करेगा, इतना हंसेगा कि पागल हो सकता है वो। देखे ना, इसको इसी को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। जनरली इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, अलग है वो, अलग चीज होता है, उसका लाफिंग गैस से संबंध नहीं है। किसमें, उसके नाम पे डिपेंड करता है कि ऑक्साइड में आएगा कि नहीं आएगा। जब उसका नाम आएगा, उसका नेचर आएंगे, तब क्लियर होगा कि वो ऑक्साइड में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, एक लाइन चेंज करके लिखेंगे इसमें, आवर्त सारणी में
बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड OH, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का क्षारीय लक्षण, बेसिक नेचर, हाइड्रोक्साइड के क्षारीय लक्षण घटता है, क्षारीय लक्षण घटता है। मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो घटने लगता है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से, और बेस वाले सबसे ज़्यादा, पहले वाले लाइन और दूसरे वाले लाइन में सबसे ज़्यादा बेस एलिमेंट जो धातु के रूप में है वो मौजूद होता है, क्योंकि इस शुरू के 2 लाइन के बाद जो आगे घुसेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट में हो जाता है। तो शुरू में जो 2 हैं वही धातु के ऑक्साइड में क्षारीयता ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्षारीयता क्या हो जाएगी, बेसिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। लाइन चेंज करके लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल है ये, आवर्त सारणी लिखा हुआ है, कोई कंपोनेंट नहीं है कि एग्जाम्पल दे दे। मतलब 108 तत्व, इसका थोड़ी एक ऐसा एग्जाम्पल का नाम दे दे। कल तो लिखाए थे ना 2 लाइन, ये सब नोट हुआ था, तो यही है, इन सब में ज़्यादा पाया जाएगा। इसके बाद आगे जैसे जैसे बाएं से आगे बढ़ते जाएंगे दाहिने की तरफ घटते जाएगा। तो इन 2 में शुरू में बार बार बता रहे हैं, नाम याद नहीं रखिए, हम 2 कितना बार लिखेंगे बताएंगे। जो चीज़ एक बार बता दिए उसका मतलब है कि उसको ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट लाइन में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड में कौन, जितनी बार आएगा उतनी बार बोर्ड पर लिखेंगे, इसका मतलब याद नहीं है। क्या बता क्या रहे थे, वर्ग में, हाँ ये लिखिए अगला पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातु के हाइड्रोक्साइड, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड धातु के हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता यानी बेसिसिटी, हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता बढ़ती है, हाँ क्षारीयता यानी बेसिसिटी, क्षारीयता बढ़ती है, अर्थात अस्थाई होने लगती है। ठीक है, उसके ताप और दबाव में जब परिवर्तन किया जाता है रिएक्शन में, तो वो अस्थाई तत्व के रूप में बन जाती है। ये है अस्थाई की ओर बढ़ना, तत्व नहीं है वो। बढ़ने का मतलब है क्षारीयता बढ़ेगी तो बाद में धीरे धीरे वो अस्थाई रूप ग्रहण करने लगेगी, क्योंकि एक विशेष ताप पर कोई भी क्षारीय चीज को अस्थाई बनाया जा सकता है, वो उसके ताप पर या इंथैल्पी एनर्जी पर निर्भर करता है। ये क्लास 11 में है, इंथैल्पी एनर्जी। लाइन चेंज करके लिखेंगे हैलोजन ग्रुप, इसके 2 नाम है, या तो हैलोजन कह लीजिए या हैलाइड्स कह लीजिए। इसमें क्या नाम आता है, किसका नाम आता है, ये जो पूरा का पूरा रो देख रहे हैं आप, ये पूरा हैलोजन ग्रुप का ही है। हैलोजन या हैलाइड इसको कहा जाता है। इसमें लिखेंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट,
बाएं से दाएं जाने पर हैलाइड का आयनिक लक्षण घटता है। आयनिक लक्षण घटता है तथा सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है तथा सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। किधर से किधर जाने पर? लेफ्ट टू राइट जाने पर हैलाइड के साथ ऐसा होता है। उसी में लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हैलाइड का आयनिक लक्षण बढ़ता है। हैलाइड का आयनिक लक्षण बढ़ता है परंतु सहसंयोजी लक्षण घटता है। परंतु सहसंयोजी लक्षण घटता है। सहसंयोजी लक्षण घटता है। अब सहसंयोजी बंधन क्या कहलाता है? बंधन जैसे यहां एक लिख रहे हैं, इसमें कुछ तत्व है, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? एक। इन सब की भी कितनी होती है? लेकिन ये 4 के बाद घटते हुए क्रम में ये वाला नजर आता है। इनका आपस में रिलेशन करें, जैसे हाइड्रोजन का किससे? ब्रोमीन से। हाइड्रोजन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? तो हाइड्रोजन की कितनी है? ब्रोमीन की? एक दूसरे से क्रॉस लेन देन करते हैं, क्रॉस लेन देन। तो H में भी एक और Br में भी एक, तो क्या बना लेगा ये? एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर यही चीज हम यहां कर दे, दिख रहा है ना? अगर इसका कितना होता है? 8 होता है। दो ही होता है ना, कि दो से ज्यादा होता है? नहीं ना। हाँ, अगर इनका आपस में रिएक्शन कराए, जैसे मैं फिर ले रहा हूं एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, सहसंयोजी बंधन बना के क्या निर्मित कर रहे हैं वो देखना है। हाइड्रोजन का एक है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन और इसका 2 है। हाइड्रोजन ने ये ले लिया, ऑक्सीजन ने इसको ले लिया, तो क्या बनाएगा ये? तो इनके बीच जो बॉन्ड निर्मित हो रहा है, क्या किए हैं? तो बैलेंस रिएक्शन अभी थोड़ी करा जा रहा है, अभी तो बंधन कैसे सेट होता है वो बता रहे हैं। अब रिएक्शन कराना, बैलेंस करना, ये दूसरा मैटर है। आप ये रिएक्शन किस बेसिस पर निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ना। तो यहाँ लेन और देन की बात कहाँ आ रही है? यहाँ तो जितना है उतना चुपचाप नीचे लिख देना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 तक है, 4 के बाद फिर घट के 3, 2, 1 पर आ जाएंगे। तो एज इट इज लिख दिया जाता है उसमें। ये थोड़ी एक 2 लेंगे 1 लेंगे, नहीं, जितना है वो नीचे लिख देना है, वो देखा जाता है। NPASSBBI कितना होता है इसका? नाइट्रोजन वाले का
मतलब 5 जनरली होता है, उसको 3 की जरूरत होती है, तो ये 3। अब जब रिएक्शन इसका किसी के साथ भी कराएंगे तो जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देना है, उसमें 2 होगा 1 होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, उसको एट इज इट लिख के जो आ रहा है उसको बना के बता देना। रिएक्शन जब किसी तत्व से कराते हैं देन रिएक्शन में कितने की मात्रा की जरूरत होती है ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे, वो दूसरी चीज होती है। उसमें रिएक्शन के समय सोचा जाता है कि मात्राओं का निर्धारण कैसे किया जाए। हो गया ये? आयनन विभव क्या होता है? जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। दो आयनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अच्छा, किस क्लास में मिला था पढ़ने को ये आयनन विभव? 10th क्लास में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन बंधुता 2 मिनट पहले लिखे हैं, क्या लिखा है उसमें? कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, और आयनन विभव में एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, जिससे उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाती है। लिखेंगे इसमें, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे आयनन विभव कहते हैं। हो गया? लाइन चेंज करके लिखेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव हमेशा बढ़ता है। आयनन विभव हमेशा बढ़ता है। नीचे लिख लेंगे उसी के, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है। दो पॉइंट और अलग से लिखेंगे जो जरूरी है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अधात्विक गुण बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, मतलब अधातु आने लगते हैं आगे, अधात्विक गुण बढ़ता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है। अधात्विक गुण कम होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी आती है। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक यानी मेटालिक, धात्विक गुण में कमी आती है। धात्विक गुण में कमी आती है, जबकि उसी में लिखेंगे, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
धात्विक गुण बढ़ जाता है। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है? किस ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक। कितने होते हैं टोटल? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने होते हैं? 13 से 18। वर्ग संख्या जितना वर्ग लिखे ना, वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक सब क्या है? 3 से लेके 12 तक टोटल 10 हुए, तो 10 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पूरे 10 सेक्शन। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लिख लीजिए। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। हो गया। 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है। वर्ग 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट है। वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और अंत में लिखेंगे लैंथेनोइड्स प्लस एक्टिनोइड्स। ये दोनों मिलके एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं। लैंथेनोइड्स ग्रुप हो और एक्टिनोइड्स जो नीचे अलग से दो बनाए जाते हैं, वो दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एस में कितने हुए? 2। एस में 2, पी में कितने हुए? 6, डी में कितने हुए? 10 और एफ में 14 एलिमेंट्स। सेट। तो ये एसपीडीएफ के फॉर्म में सेट हो गया। अब इसी के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास निकाला जाता है। बता दें, ये सब अभी लिखा ही है आपने, जस्ट उसी के बारे में, एस में कितने, पी में कितने लिखा रहे थे। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कल बोले थे कि सेट कर लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा। चांस कम ही है आने का, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वन एस, दूसरा बॉक्स बना रहे हैं 2s 2p, फिर नीचे आते हैं 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, समझिए। इसको देखने समझने के लिए हमें कैसे फील करना है उसको समझना है। तीर का निशान ऊपर से भर के नीचे आना चाहिए, हमेशा ध्यान ये रखना है। 1s को भरने के बाद हम किस पर आ जाएंगे? 2s, 2s को बाद 2p और तब क्रॉस करके 3s पर आएंगे। तीर का निशान जिधर से आएगा वो पहले भरेगा। तो तीर के निशान आने में पहले 2p आ रहा है, तब 3s, तब क्रॉस किया। ऐसा नहीं कि 2s के बाद 3s पर आ जाइए, अपने से नहीं। तीर का निशान कहाँ सुझाव दे रहा है वो देखेंगे। 3s भर लिए तो इसके बाद 4p भरेंगे, फिर 4s, 3p के बाद 4s पर आ जाएंगे। 4s भर गया तब 3d भरेंगे, तब 4p। तो जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही फील करना है। यह है तरीका सेट करने का। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15,
15 ही होती है ना, कि अभी भी कंफ्यूजन है? एस में अधिकतम 2 रख सकते हैं, अधिकतम शुरू करते हैं 1:2, उसके बाद भरेंगे 2:2, 2p6, कितने हो गए गिनिए ऊपर, 2 4 और 6 10, हमें कितना चाहिए 15। फिर इसके बाद आ जाएंगे 3:2, 3:2 के बाद 3p, तो इसमें 3 ही लिखना पड़ेगा, तब 15 हो गए। 2 2 4 6 10, 2 12 और 3 15, p में 6 रख सकते हैं, मैक्सिमम है, कम से कम 1 और अधिकतम 6 रख सकते हैं। तो 3 की जरूरत है तो हमने 3 रखा, ये 15 हो गए, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सेट हो गया। वैसे ही अगर हम सोडियम का देखें, सोडियम की परमाणु संख्या 11, बोलिए क्या होगा, 1:2, 2:2, 2p6, 10 हो गए, 10 के बाद 1 की जरूरत है तो 3s1, सेट हो गया। ऐसे ही जिस तत्व का मन करे निकाल निकाल के प्रैक्टिस कर लेना है, अपने से रैंडमली कोई भी तत्व लेंगे और 1-2 बार लिख के देखेंगे कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, तीर के निशान में जैसे चीज़ें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक नीचे लाइन लिख लेंगे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉन फीलिंग। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फील करते हैं तो उसके लिए ऑफ बाउ का सिद्धांत क्या आता है, कि इसमें कितना रहेगा नहीं रहेगा। इसमें एक लाइन लिख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। जो याद रखने की बातें है उसे बहुत ध्यान से रखिएगा, लेफ्ट से राइट जाने पर कौन घटता है कौन बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या फर्क पड़ता है, वो सब का ध्यान होना चाहिए। अच्छा, मोसले ने पीरियोडिक टेबल कब बनाया था अपना, परमाणु संख्या के आधार पर? कुछ आइडिया? 1949, 66 में। कभी देखे थे कि नहीं, ऐसे अंदाजा बताइए, कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। कब बनाया, मेंडलीफ ने कब बनाया था? भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? फीचर फिल्म साइलेंट मूवी थी, राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? सब जीके जीएस का छोटा छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी आता है एग्जाम्स में। 1913 में, जो कि साइलेंट मूवी थी, उसमें साउंड नहीं था, सिर्फ पिक्चर्स आ रहे थे, कौन कहाँ जा रहा है आ रहा है। चार्ली चैपलिन का देखते हैं ना, सब साइलेंट मूवी होता है, खाली म्यूजिक बजता है टिन, और वो अपनी एक्टिविटी से लोगों को खूब हंसाता है। चार्ली चैपलिन उसी जमाने का कैरेक्टर है वो। 1913 में पहली भारत की बिना बोलने वाली फिल्म यानी साइलेंट मूवी बनी थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसी को 13 को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 31। आलम आरा उस समय बनी थी, पहली बोलती फिल्म भारत की हुई आलम आरा, और जब एक 13 में तो दूसरा 13 को उलट देंगे तो 31, 31, दोनों याद रहेगा हमेशा। तो 1913 में ही मोसले ने क्या किया था, आवर्त सारणी का निर्माण किया था अपना। हो गया, वो लिख लिए, लिखेंगे इसमें ये है क्या, वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल देन फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन।
आधी भरी हुई कक्षा ज़्यादा स्टेबल है पूरी भरी हुई कक्षा के मुकाबले। यही ऑफ बाउ प्रिंसिपल में उन्होंने कहा था कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है फुल फील्ड के मुकाबले। कारण समझ लेते हैं कैसे। एक तत्व है जिसका नाम है क्रोमियम Cr, परमाणु संख्या 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गए होंगे 4s2 पर आते आते। अब कितने की ज़रूरत है? 4 की। तो 4s2 के बाद किधर आ जाएंगे? 3d पर। तो 3d कितना लिख दिए? 4। जनरली तो उतना ही दिख रहा है। अब ये s और d में थोड़ा सा डिफरेंस देखे थे। ये हाफ फील्ड वाला क्यों करे? s और d जो लास्ट वाले एलिमेंट है, आपको पता है कि s में अधिकतम कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन? 2, और d में अधिकतम तब 1, 2, 3, 4 हो गए बॉक्स। अब क्या करें? 3d 4, 1, 2, 3, 4, एक पूरा का पूरा सेल एकदम खाली। एकदम पूरा खाली हो, एक भी ना हो तो उसमें भूत का वास हो जाता है, सुना गया ना, तो नुकसान कर जाएगा। उसके लिए कम से कम हाफ फील्ड होना चाहिए। 2 भर सकते हैं तो कम से कम सब में कितना हो? एक एक, यानी आधा हो, तो तब स्टेबिलिटी आएगी। तो इसमें भी तो आधा रह सकता है, इसमें भी आधा रह सकता है, ताकि ये आधा पूरा कर ले। तो हमने क्या किया, ये जो S है और D है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। S में कितना रख दिया अब, और एक किसको दे दिया? इसको दे दिया, ताकि ये क्या कर ले? हाफ फील्ड कर ले। यानी अब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये स्टेबल हो गया। एक खाली था तो स्टेबिलिटी नहीं थी, अब स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि S में से एक इधर दे दिया गया, ये आधा रह के भी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा स्थायी करने के लिए। तो यही क्रोमियम का तब सही वाला वर्जन क्या होगा? ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसी को सेट करेंगे, लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d। हाँ, अब स्टेबिलिटी अभी तो बार बार बोला, अस्थाईपन को किसमें? हाँ, इसी के कारण हो रहा है कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। अगर एक कोई भी कक्ष खाली रह जाए तो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी खत्म, नुकसान हो जाएगा उसका। सारे सेल में कम से कम आधा, यानी एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक को सिरहाने, दूसरे को पैताने, समझ रहे हैं ना? ऐसे ही सेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जहां डबल होंगे, सिरहाने पैताने दोनों रहेंगे। एक का सिर उधर, दूसरे का सिर इधर। हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं। रो तो 10 हैं, आपने लिख लिया कि 10 रो होते हैं उसमें। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब गिनती कर सकते हैं लिखा हुए में से। पीरियोडिक टेबल 50, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 10 तो रो है, उसमें टोटल एलिमेंट कितना है? 10 रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 30, एग्जैक्टली 29 है, 29 लिख लीजिएगा कहीं भी ताकि याद रहे। ये पूछता है क्वेश्चन, डी ब्लॉक में 29 एलिमेंट्स हैं, जिसे हमको तो पूरा याद है, हम ऐसे ही लिखवा देते हैं, हम बोर्ड पे क्यों दे? हम तो पूरा याद करने के लिए लिखवा देते हैं कि आप अपनी कॉपी में कोशिश कीजिए कि पूरा लिख दे, तो केमिस्ट्री पढ़ना और समझना दोनों आसान हो जाता है। 29 डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इतना खराब इमेज आएगा। हम्म, यही जो बीच में छोटा बॉक्स दिख रहा है ना, ये सब वाला यही है। उसमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका इससे संबंध होता है, क्या बोलते हैं, गिनती करके बताइए एग्जैक्टली कितने दिख रहे हैं। 38 दिख रहे हैं। कितना? टोटल 38 है तो 38 ही लिखना पड़ेगा, 29 नहीं होंगे। 38 कर लीजिए, जितने दिख रहे हैं उतने लिखने होंगे। सही गिने हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। दो तत्व इसके लेंथेनम ग्रुप से आके कनेक्ट हो जा रहे हैं। हाँ, तो दो तत्व यहाँ आके निकल जा रहे हैं, लेंथेनम और एक्टिनियम, यहाँ के दोनों तत्व हैं। तो यहाँ से एक ग्रुप की शुरुआत होती है। 57 से लेकर 71 तक जाएगा। तो टोटल 38 एलिमेंट्स हैं जो इसमें दिखाई देंगे। इस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? डायरेक्ट गिन लेंगे, 2 4 6 7 और 6 13। 13 हो गए। इस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स हैं। वैसे ही पी ब्लॉक में कितना है गिनती करके लिख लेंगे। किसमें? कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं, रो। आप उधर जा रहे हैं कॉलम, हम रो की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल गिन सकते हैं। एलिमेंट्स दो ही हैं जनरली। हम इन दोनों को रो में अगर पूछ दे कि दोनों S1 S2 में कितने होते हैं, तो रो में ध्यान रखना है कि इतने टोटल, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इतने होते हैं। हाँ, जब उसको 36 में देखेंगे तो दो एलिमेंट पहले वाले में दिखेंगे, S1 में हाइड्रोजन और हीलियम। तो लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है। इसको S1 और S2 के रूप में देखा जाता है, इन दोनों तत्वों को S1 और S2 लिखा जाता है। गिनती करना होगा पूरे वर्ग को। तो ऐसे देखिएगा तो 6 दिखेगा 36 में, और ऊपर से नीचे गिनिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप किस रूप में गिन रहे हैं ये ध्यान से देख के चेक करना है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इसको कहते हैं आवर्त। ऐसे गिनना आवर्त कहलाता है कि आवर्त में कितने एलिमेंट्स हुए। और ऊपर से नीचे अगर गिन रहे हैं तो इसको वर्ग कहते हैं। सवाल में जैसे पूछेगा वैसे गिनती करके सही बतानी होगी कितना है। तो गिनती करना ना पर एग्जाम हॉल में बैठ के उसके लिए गिन के पहले से ही लिख के रखिएगा कि इसका डेटा इतना होता है। एग्जाम हॉल में टाइम बचता है अगर डायरेक्ट पूछ दे तो। कॉपर कितने नंबर पे आता है? कॉपर कितने नंबर पे? अरे
पूछेगा कि 29 नंबर पर जो कॉपर है वो SPTF चारों में किस में आएगा? एक बार जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा सेट करना बहुत मुश्किल होगा। पीरियोडिक टेबल का मतलब एलिमेंट सब दिमाग में यहाँ। हार्ड ड्राइव केस वाला दिया है कि तो 29 डी में पड़ता है, डी में, बाकी किसी में नहीं आता है। हाँ, आप कहिएगा तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखने का तरीका सिखा देंगे। कहिएगा तब, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करना हमको भी अच्छा नहीं लगता, कई बार बता चुके हैं। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल दिमाग में फिट अगर वो रहेगा तभी आप किसी को झट से लिख सकते हैं। उसमें ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, तब समझ आना शुरू होगा। देखना ही नहीं है, सामने रखना ही नहीं है, लिखने आना चाहिए 1 से लेकर 104-5 तक के तत्व टोटल। लिखने आ गया तो केमिस्ट्री आधा आ गया। बहुत सारे उसी पर डिपेंड करके पूछा जाता है। धातु पूछे चाहे अधातु, चैप्टर बने, एसिड बेस साल्ट बने, पूरा पीरियोडिक टेबल बने, एनर्जी को लेकर बने, बंधुता को लेकर बने, सब का सब संबंध उसी से है। और वही क्लियर नहीं है कि पीरियोडिक टेबल कैसे सेट करें, तो दिक्कत तो होगी।